आप सबको मेहर द राइटर चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या पसंद ना आए तो माजरत ख्वाही। शुक्रिया। नावल इश्क की कैद, मुसन्निफ़ा मेहर नूर। मुकम्मल नावल। ये मंजर गांव की शानदार सफ़ेद हवेली का है। सफ़ेद सतूनों वाली खान हवेली उस वक्त सारे गांव में नुमायां थी। इसके सतून इतने खूबसूरत थे कि गांव के घरों से नजर आते थे। आज इतवार का दिन था। सारी नौजवान पार्टी ख्वाब खरगोश के मज़े लौट रही थी और उन सब में एक वजूद ऐसी भी थी जो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या ख़ज़ां इतवार हो या सोमवार, वो सारे घर के काम करती थी। इसके लिए हर दिन एक बराबर था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। किचन के दरवाजे से अंदर झांक कर देखी तो इसकी पुश्त नजर आ रही थी। हल्के पीले रंग के सादे से शलवार कमीज में दोपट्टा सर पर टकाए वो रोटियां बना रही थी। इतने में सीढ़ियों पर खड़ी बड़ी ताई की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ चली गई हो कमबख्त? उसकी आवाज़ पर वो फौरा पलटी। इसका चेहरा वाज़ेह हुआ, हल्की भूरी आँखें, खूबसूरत नक्शनैन, सफ़ेद दूधिया चेहरा, इसका दोपट्टा फिसलता हवा शानों तक आ चुका था। वो भागती हुई किचन से बाहर निकली। जी किया हवा ताई जी? इसने कुछ शाइस्तगी से पूछा। इसकी आवाज़ ऐसी खूबसूरत थी जैसे चिड़िया मीठे गीत सुना रही हो। कहाँ मर गई थी? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी आवाज़ें दे रही हूँ। ताई को तो गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। वो ताई जी में ताया जी का नाश्ता बना रही थी तो किया एहसान कर रही थी। ताई गुस्से से गरजी थी, इस पर बरस रही थी और वो जानती थी हर बार उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। वो खामोश रही। जल्दी से मेरा नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में पहुंच जाओ, हुक्म देती हुई वो सीढ़ियां चढ़ती ऊपर चली गई। यकीना अपनी बेटे को उठाने गई होनेगी। वो अपने आंसू जब्त करती वापस पलटी और किचन में गायब हो गई। तो ये थी खान हवेली जिसके मालिक थे शाहनवाज खान। उनकी एक ही बेटी थी, 19 साला खूबसूरत नक्शनैन वाली जरमैन शाहनवाज खान। वो शाहनवाज खान की इकलौती बेटी थी। सालों पहले जब वो छोटी थी, एक कार एक्सीडेंट में इसके वालिदैन की मौत हो चुकी थी। शाहनवाज खान से दो बड़े भाई थे, एक शाह मीर खान और दूसरा शावीज खान। शाह मीर खान सबसे बड़े भाई थे और उस वक्त गांव के हुक्मरान थे, यानी कि वो इस गांव के सरदार थे। इनकी बीवी थी शाजिया बेगम। उनके दो जवान बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा रमीज़ जो अबरू की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए 2 दिन बाद वापस पाकिस्तान आ रहा था, और इस से छोटा था तबरीज़। और एक ही बेटी थी 24 साला जमल। और उनसे छोटे ताया और ताई उस वक्त हवेली में मौजूद नहीं थे। उनका इकलौता बेटा था। वो अपने बेटे के साथ इस हवेली से काफ़ी साल पहले हुए झगड़े की वजह से जा चुके थे। असल में इसके ताया शाहवेज खान एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका तबादला हुआ था, इसलिए वो पाकिस्तान के दूसरे कोने में शिफ्ट हो चुके थे। 10 बजे का वक्त था जब तबरीज़ और जमल सीढ़ियाँ उतरते नजर आए। जरमन ने एक नज़र हैरत से उन दोनों को देखा। उसे इस टेबल पर बैठकर खाने की इजाज़त तक ना थी। वो भी तो इस हवेली का हिस्सा थी। ताया ने तो कभी उसे देखा ही ना, शायद भूल चुके थे कि वो भी इस हवेली का खून है और यहाँ रहती है। इस हवेली में कोई एक भी इसका अपना हमदर्द नहीं था। वो वापस किचन के अंदर पलटी और जाकर खामोशी से काम करने लगी। ताई ताया या उनकी बेटी को कभी भी गुस्सा निकालना होता अपनी किसी बात का भी तो वो हमेशा जर्मन पर निकलता है, लेकिन उनका बेटा तबरीज़ इन सब से अलग था। वो हमेशा जर्मन से भाइयों की तरह ही बात करता था, लेकिन जर्मन अपनी हद में रहना जानती थी। उसने कभी अपने दिल की बात किसी को बताई नहीं। कोई था ही नहीं इसका अपना। 2 दिन वैसे ही हमेशा की तरह गुजर गए। ये दोपहर के 12 बजे का वक्त था जब रमीज़ खान ने इस हवेली की दहलीज पर कदम रखा। दिन के 12 बजे के करीब 3 गाड़ियां खान हवेली का गेट अबूर करती अंदर दाखिल हुई। सबसे पहली गाड़ी में से वो उतरा। आंखों पर स्टाइलिश गोगल्स लगा रखे थे। गोगल्स उतारकर उसने अपनी पैनेट की जेब में अटकाए ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और वो सिताइश से सारी हवेली को देख रहा था। उसके साथ 2 गाड़ियां गार्ड से मुज़य्यन थीं। इसके पीछे ही उसका बाप और भाई भी बाहर निकले। फिर वो अपने कदम अंदर बढ़ाते हुए हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दहलीज पर ही उसकी माँ और बहन खुशी
खुशी इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी और सुबह से जरमन किचन में सारे काम कर रही थी। ताई ने सारी हवेली की सफाई इसके जिम्मा लगा रखी थी कि उनका बेटा सालों बाद हवेली वापस आ रहा था। वो मुस्कुराता हुआ अपनी मां से मिला, फिर बहन से मिला। इसके बाद वो सीधा डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गए और सारे खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल से खुशगपीवे की आवाज़ें आ रही थी और जो किचन में काम करती जरमन के कानों में साफ जा रही थी। वो अपने हिस्सों काबू करते बस अपना काम कर रही थी। काम करने के बाद वो सबके लिए चाय बनाकर किचन से बाहर निकली तो तब रमीज़ की नज़र इस पर पड़ी और फिर ऐसी पड़ी कि पलटना भूल गई। 6 साल पाकिस्तान से बाहर रहते हुए हर कस्म का हुस्न देखने के बाद भी शायद इसने इससे ज़्यादा खूबसूरत अप्सरा सारी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो चाय रखकर कब की वापस पलट गई, लेकिन रमीज़ की नज़रें तो अब भी इस जगह थीं जहाँ से वो चलती हुई आ रही थी। अचानक इसके दिमाग में ये बात आई कि लड़की है कौन। वो फौरा जमल की तरफ पलटा। जमल, ये लड़की कौन थी? जमल ने हैरत से अपने भाई को देखा। कौन सी लड़की? अरे वही जो चाय देने के लिए आई थी। भाई की आवाज़ सुनकर जमल तमसखर से मुस्कुराई। आप नौकरानी ही समझ सकते हैं। उसके इस एटीट्यूड पर रमीज़ थोड़ा हैरान हुआ। किया मतलब कि नौकरानी ही समझ सकता हूँ? वो कतन इसकी बात नहीं समझा था। अरे भाई, मेरा मतलब है वो जर्मन है। ये बताते हुए जमल के लहजे में काफ़ी हकारत थी और रमीज़ ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसे याद आया जब वो यहाँ से गया था तो शायद तब वो 14-15 बरस की थी। हवेली पर रात उतर आई थी। वो सारे काम करती हुई वापस अपने कमरे में गई। कमरा कम था और स्टोर रूम ज़्यादा था। छोटा सा कमरा था जो जर्मन को रहने के लिए दिया गया था। हर रोज़ की तरह आज रात भी वो चलती हुई दीवार पर मौजूद उन तस्वीरों तक आई। वो तस्वीरें उन सब की थीं जिनसे जर्मन आज भी बहुत मोहब्बत करती थी। सबसे पहली तस्वीर उसके माँ बाप की थी। इसने मोहब्बत से तस्वीर पर हाथ फेरा। दूसरी तस्वीर इसके ताया ताई की थी। उनकी तस्वीर पर हाथ फेरती वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुई थी और आखिर में उसने उस शख्स की तस्वीर पर हाथ फेरा जो जर्मन के लिए इसकी कल कायनात था। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक दिन इस हवेली से लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। माजी के पन्नों से एक शख्स की आवाज़ उड़ती हुई इस लड़की के कानों में पड़ी और जर्मन की आंखों से आंसू निकलते गालों पर फिसलते गए। तुम झूठे हो राहिम शाहवेज़ खान, तुम सर से लेकर पैर तक झूठे हो। तकलीफ ज़दा लहजे के साथ कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। कितनी ही देर इस तस्वीर के सामने खड़ी रोती रही, फिर वापस पलटी और अपने सिंगल खस्ता से बेड पर लेटी। सारा दिन काम करने की वजह से इसके अनग अनग में दर्द शुरू हो जाती थी, मगर वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो किस कदर तकलीफ में है। कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर चुकी थी। ये इस्लामाबाद शहर का मंजर था। रेस्टोरेंट्स और होटल्स एरिया में से एक सबसे बड़ा होटल, जिसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। फिर इसमें से एक 27 साला नौजवान बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस पहने हुए, आंखों पर चश्मा लगाए, वो काफ़ी संजीदा था। वो होटल में दाखिल हुआ। इसके दाखिल होते साथ ही इसकी पीए फौरा हाजिर हुई और उसे आज के सारे शेड्यूल बता रही थी। सर, आज आपकी 12 बजे जीएस ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग है। इसके बाद आपकी 2 बजे लाहौर की फ़्लाइट है। और वो जो संजीदगी से चल रहा था, इसके बढ़ते कदमों को एकदम ब्रेक लगी। लाहौर की फ़्लाइट, लेकिन क्यों? आंखों से चश्मा उतारे उसने अपनी पीए से पूछा। वो पलटा तो इसका चेहरा वाज़ेह हुआ। ग्रीन कानच जैसी आंखें, सफ़ेद गंदमी रंगत, कसरती सीना। वो काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। अरे सर, आपने ही तो कहा था लास्ट वीक आपको लाहौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जाना है। इसे याद आया। ओके, कब तक सकते हैं सर? 2 वीक्स। इस बात पर उसके चेहरे पर इज़्तिराब झुलका था। ओके ठीक है, फिर 12 बजे वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। मेरे ख्याल से मुझे लाहौर जाने के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। इसकी बात पर पीए कुछ हैरान हुई, मगर वो उसे हैरान छोड़े वापस होटल से बाहर निकल गया। हवेली पर रात उतर आई थी। उस वक्त ताया ताई और रमीज़ सारे कमरे में बैठे किसी बड़ी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। तुम अच्छे से जानते हो ये सारी हवेली शाहनवाज के बाद उसकी बेटी के नाम पर है।
और हमें इस दौलत का एक भी टका नहीं मिलेगा। ना जाने क्यों अब्बा ने किया सोचकर वो हवेली शाहनवाज के नाम की थी, लेकिन हमें हर हाल में ये सारी जायदाद चाहिए। सिर्फ हवेली ही नहीं, सारी की सारी जायदाद इस लड़की के नाम पर है। ये शाजिया बेगम थी जो अपने बेटे रमीज़ के कानून में जहर अनडील रही थीं। सालों पहले ही जर्मन के दादा ने सारी हवेली और सारी ज़मीनी शाहनवाज साहब के नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद ही उनके बड़े भाई शाह मीर गांव के सरदार बने थे। ओहो पागल औरत, इस तरह हम कैसे इससे वो सारी दौलत हासिल कर सकते हैं? वो दौलत बेच नहीं सकती जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती। कोई दौलत को हाथ नहीं लगा सकता। अभी इसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। शाहमीर खान ने अपनी बीवी की अकल पर मातम किया। रमीज़ सारी प्रॉपर्टी की फाइल्स देख रहा था, कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी वो सारी प्रॉपर्टी इसकी हो भी गई तो भी वो दौलत हमारे हाथ नहीं लगेगी। और इसकी बात पर दोनों हैरान रह गए। दोनों को हैरत का शदीद झटका लगा था। ये तुम क्या कह रहे हो? किया मतलब वो दौलत हमारे नाम नहीं लगेगी? ताई को तो अपने दिमाग में हथौड़े बजते महसूस हो रहे थे। इस वसीयत के मुताबिक यही कहा है, अगर शाह नवाज खान को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद उसकी बेटी की हो जाएगी। लेकिन उसकी बेटी इस दौलत को बेचने या खरीदने का हक नहीं रखती। उसके पास हक नहीं होगा, वो हक सिर्फ उसके शौहर के पास जाएगा। और एक पल के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया और दूसरे ही पल रमीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वैसे सौदा ज्यादा बुरा नहीं है। ताई ने हैरानी से उसे देखा। तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? रमीज़ मुस्कुराया था, शैतानी मुस्कुराहट चेहरे से आई थी। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन कागजात में इसके जिस शौहर की बात की गई है वो मैं ही बिन जाऊँ। कमीनगी मुस्कुराहट के साथ वो कहते अपने माँ बाप को हैरान कर रहा था। ये नामुमकिन है। ताया फौरा बोल उठे। ओहो अब्बा, नामुमकिन कुछ नहीं होता। बस नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ता है और बस देखते जाए मैं कैसे ये सब कुछ मुमकिन करता हूँ। बस अब आप लोगों ने वो करना है जो मैं कहूँगा। अब वो उन दोनों को कोई प्लान समझा रहा था और इसके माँ बाप बहुत गौर से सुन रहे थे। रात के 8 बजे का वक्त था। उसे लाहौर आए कुछ ही देर हुई थी। वो उस वक्त लाहौर के सबसे वीआईपी होटल में रुका हुआ था। होटल के लग्जरी रूम के टेरेस पर खड़ा वो लाहौर की सड़कों को देख रहा था। आंखों के सामने बहुत सारी भूली बिसरी यादें नुमाई हुई थीं। प्लीज़ मत जाएं, मैं अकेली कैसे रहूंगी? रुक जाएं। इस मासूम बच्ची की रोने की आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। उसे लग रहा था वो आज भी उसे पुकार रही है। इसने आंखें बंद की तो आंखों की स्क्रीन पर इस 7 साला बच्ची का चेहरा पूरी आबोताब के साथ नुमाया हुआ था। पूरे 12 साल गुजर गए थे और 12 साल में बहुत कुछ बदल गया था। क्या वो आज भी उसे याद करती होगी? बस यही सोचता रहता था। क्या वो आज भी उसे पुकारती होगी? वो आज कैसी होगी? इतने सारे सवाल इसके जहन की स्क्रीन पर नुमाए हुए थे, मगर जवाब कहीं भी नहीं था। हवेली पर रात उतर आई थी। वो सारे काम किए अपने कमरे में बंद थी। ताई इस कमरे में दाखिल हुई। जाओ एक कप चाय का बनाओ और रमीज़ के कमरे में देकर आओ, इसकी तबीयत ख़राब है। उसे हुक्म सादिर किया और कमरे से बाहर निकल गई। इन्होंने एक बार भी जर्मन की बात सुनने की कोई कोशिश नहीं की। रात के इस वो इसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी अगर ताई की बात नहीं मानी तो उसे थप्पड़ पड़ेंगे। वो अपने इज़्तिराब को काबू करती हुई किचन में दाखिल हुई, चाय का कप बनाया। अब वो डरती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती रमीज़ खान के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। एन उसी वक्त रात के इस हवेली के आसमान पर बादल बहुत जोर से गरजे। यूं महसूस होता था आज की रात कोई तूफान आने वाला है। जर्मन ने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद रमीज़ खान दरवाज़ा खोले जर्मन के सामने खड़ा था। इसने सवालिया नज़र से जर्मन को देखा तो जर्मन ने बिना कुछ कहे चाय का मग इसकी आंखों के सामने किया। इसका इशारा समझ रमीज़ गोया हुआ। अंदर आकर बेड की साइड टेबल पर रख दो। यह सुन जर्मन का दिल जो पहले ही खौफ की वजह से स्पीड से धड़क रहा था, अब के उसके औसान फता हुए। नहीं, आप यहीं से ले ली, मुझे नीचे बहुत सारे काम हैं।
जरमन की बात सुनकर रमीज खान को गुस्सा आ गया। कहा, ना अंदर आकर रखो तो मतलब रखो। इस बार रमीज खान ने अजीब जुनूनी और सर्द लहजे में कहा। यह सुन जरमन अंदर तक लरस गई, मगर इसे किसी भी हालत में यहाँ दरवाजे से ही वापस लौटकर जाना था। इसलिए अब वो गुस्से में बोली, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। ये कहते साथ जरमन ने दरवाजे के पास फ्लावर वास के टेबल पर वो चाय का कप रखा और फौरा वापस मुड़ गई। इसकी ये हरकत देख रमीज को वो गुस्सा आया कि हद नहीं। जरमन सीढ़ियों भागने की अंदाज से फलांगफतह हुई अब दूसरे फ्लोर पर आ चुकी थी, इससे पहले कि वो नीचे वाले फ्लोर की पहली सीढ़ी पर कदम रखती। एक झटके से रमीज ने जरमन की कलाई को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे दीवार के साथ पन किया। ये सब इतनी जल्दी हवा कि जरमन समझ ना सकी। अब रमीज उसे गलीज नज़रों से देख रहा था और जरमन को अपनी दुनिया अपने हाथों से निकलती हुई महसूस हुई। इसके दोनों बाजू रमीज के सख्त हाथों की गिरफ्त में आ चुके थे। रमीज जरमन के कान के पास आहिस्ता आवाज में गरजा, समझती किया हो तुम आखिर अपने आप को? मुझे आज तक दुनिया की किसी लड़की ने इग्नोर नहीं किया और तुम कुछ ज्यादा ही पारसा बनी फिरती हो। मगर आज मैं तुम्हारी सारी पारसाई उतार दूंगा। वो जब से आया था ये बात उसने बहुत अच्छे से नोट कर ली थी कि जरमन ने उसे एक नज़र देखना भी गवारा ना समझा। वो उसे इस तरह इग्नोर कर रही थी जैसे वो कहीं की महारानी हो, जबकि जरमन की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, लेकिन रमीज को तो ऐसा ही लगता था। ये सुनकर जरमन के रौनगटे खड़े हो गए। किया कर रहे ही छोड़ी मुझे रमीज भाई, मैं आपकी छोटी बहनियों की तरह हूँ, बिल्कुल जमल आपी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जरमन अंदर से तो बहुत डरी थी, मगर उसे अभी बहादुरी से इस सूरत-ए-हाल का सामना करना था। बहनों जैसी हो मगर बहन नहीं, तुम्हारी वजह से एक बार मेरा सर फट चुका है, उसका बदला भी तो तुम से लेना है। और दूसरी बात, इतना हुस्न लेकर कहीं जाऊंगी, थोड़ा सा मुझ पर निछावर कर दो। रमीज ने कमीनी हंसी हंस कर कहा, मैं कह रही हूँ छोड़ी मुझे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो नामहरमों को अपने जिस्म पेश कर देती हैं। रमीज जो इसकी बेबसी पर हंस रहा था, अचानक रमीज ने जरमन का एक हाथ छोड़कर इसका मुंह दबोचा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। दूर रही मुझसे, वरना शोर मचाकर सारी हवेली वालों को इकट्ठा कर लूंगी। खबरदार, अगर आप मेरे करीब भी आए तो। वो जानती थी रमीज खान किस कस्म का इंसान है और इसकी नज़र कितनी गलीज है। इसकी ये बात सुन रमीज का दिमाग अब तो घूम चुका था। बहुत अकड़ है ना तुझमें, अभी तेरी सारी अकड़ ख़त्म करता हूँ। ये कहते साथ रमीज ने जरमन का दुपट्टा एक झटके से खींचा। हिजाब खल कर दोपट्टा अब इसके गले में आ गया। जरमन को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। दिल में वो अल्लाह पाक से अपनी हिफाजत की दुआ गो हुई। खुदा का वास्ता कुछ शर्म करें। कोई आपकी बहन के साथ इस तरह की हरकत करे तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद एक बहन के भाई हैं। जरमन की बात सुन एक लम्हे के लिए रमीज की आंखों में एक साया सा लहराया और दूसरे ही लम्हे इसका भारी हाथ उठा और जरमन का नाजुक गाल लाल कर गया। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि जरमन का होंठ फट गया। जरमन का तो सर ही घूम गया। खून लरी की सूरत में इसके होंठ से निकला। इतने में रमीज की गिरफ्त जरमन के बाजों पर थोड़ी ढीली हुई तो जरमन ने बिना मौका ज़ाया किए पूरी ताकत से रमीज को धक्का दिया। वो थोड़ा सा लड़खड़ा क्योंकि शायद उसने जरमन को ज्यादा हल्के में ले लिया था, जिससे जरमन को मौका मिल गया और बस एक सेकंड ज़ाया किए वो फौरन नीचे की तरफ भागी। मगर वो कहाँ जानती थी असल क़यामत तो नीचे इसकी मुंतज़िर थी। जरमन को भागता देख रमीज इसके पीछे भागा। इतने में हवेली के पोर्च में दो गाड़ियां आकर रुक चुकी थीं। ताया, तबरीज और जमल हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे। शाजिया ताई लाउंज में बैठी थीं जब जरमन सीढ़ियों उतरती हुई आई। जरमन का दोपट्टा गले में था, बालों की कुछ लटें चेहरे के गर्द थीं। होंठ पर खून और गाल पर उंगलियों के वाज़ेह निशान थे। शाजिया ताई इसे देख बोली, क्या हो रहा है यहाँ? जरमन उससे पहले कि कुछ कहती,
रमीज खान बोला, इससे पूछे अम्मी, ये बदजात मुझे वरगला रही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम पर तो जरमन साकत रह गई। सिर्फ जरमन नहीं, लाउंज के दरवाजे में खड़े वो सारे अफराद भी। शाजिया ताई आगे बढ़ने और जरमन के गाल पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। ऐसा कुछ नहीं है ताई, ये झूठ बोल रही हैं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती। अभी जरमन ये सब बोल ही रही थी, ताई ने दूसरा थप्पड़ भी इसके गाल पर दे मारा। पहले मेरा छोटा बेटा तेरी चाल में नहीं आया कि मेरे बड़े बेटे को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया, बदकिरदार कहीं की। ताई उसे पेदर पे कई थप्पड़ मार रही थीं और वो रोती हुई बार बार बस नफ़ीमी सर हिलाती रही, क्योंकि ताई को लगता था कि शायद तबरीज़ इसकी जो हिमायत करता है वो जरमन की वजह से ही करता है। हालांकि जरमन को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि तबरीज़ अपनी मुंह के सामने इसकी हिमायत करता है। हम ये सच था, तबरीज़ से बर्दाश्त नहीं होता था इस हवेली की बेटी होते हुए वो यह नौकरानियों की तरह रह रही है। सबसे पहले दरवाजे में खड़े तबरीज़ के जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो एक झटके से आगे बढ़ा और जाकर जरमन को अपने पीछे किया और मुंह के सामने खड़ा हो गया। बस कर दी अम्मा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? जान से मारी नहीं किया इसे। तबरीज़ की धड़ सारे लावंच में गूंजी। शाजिया ताई अब गुस्से से तबरीज़ को पीछे हटाकर आगे आने की कोशिश कर रही थीं। पीछे हो, आज तो मैं इस बद किरदार की जान ही ले लूंगी। और तबरीज़ उनको जरमन की पहुंच से दूर कर रहा था। बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ सारे। इस बार ताया की गर्जदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। जरमन ने उम्मीद भरी नज़रों से ताया की तरफ देखा। उन दोनों की वजह से हवेली की इज्जत मिट्टी में मिलकर रह गई है। हवेली की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं सरदार शाह मीर खान फैसला करता हूं कि 3 दिन बाद जरमन और रमीज़ का निकाह होगा। जरमन को उम्मीद ना थी ताया उसे जीते जी जिंदा दरगोर कर दें गे। इसे लगा किसी ने इसके कानों में पिघलता हुआ सीसा अनडील दिया हो। कुछ पल तो जरमन साकत रह गई। इसे यकीन ना आया ताया ने इसके सालों की मोहब्बत का ये फल दिया था। जरमन चाहती थी ताया इससे बात करें। अगर ताया की मोहब्बत हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी तो जरमन को ताया की मोहब्बत नहीं चाहिए थी। कुछ लम्हे लगे जरमन को इस शक से बाहर आने में। मैं कोई निकाह नहीं करूंगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उस शख्स ने मेरे साथ ज़ियादती करने की कोशिश की थी, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई है और मैं निकाह नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले से ही अपने शौहर के निकाह में हूँ। इस बार जरमन चीख पड़ी, मैं फैसला कर चुका हूँ। ताया जरमन को देख सर्द लहजे में घुया हुए आंखें हनूज हर तरह के तासुर से खाली। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं निकाह पर निकाह जैसा गुनाह नहीं करूंगी। मैं अपने शौहर की अमानत हूँ और मैंने ना इस अमानत में कोई ख़यानत की है ना ही करूंगी। बेशक आप मुझे जान से मार दी, मुझे मरना मंजूर है, मगर आपका ये फैसला नहीं। एक बार फिर जरमन मजबूत लहजे में ऊंची आवाज़ में बोली, रोना तो वो भूल ही चुकी थी। किस शौहर की बात कर रही हो? वो जो सालों पहले तुम्हें इस हवेली में छोड़कर जा चुका था, वो तो शायद अब तक मर चुका हो। इस बार तंज का तीर जमल की तरफ से आया। वो इस मौका पर भी जरमन का दिल छलनी करने से बाज नहीं आ रही थीं। मुझे यकीन है मेरा शौहर जिंदा है, मगर आप लोगों को अगर लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे इसका डेथ सर्टिफिकेट लाकर दिखा दें और साबित कर दें कि वो जिंदा नहीं है। तब शायद मैं आपके इस फैसले को मान लूँ। मैं जरमन राहिम शावीज़ खान हूँ, वो जरमन अली नवाज नहीं जिसे आप छोटी छोटी बातों पर थप्पड़ मारते थे। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने किरदार पर बुहतान नहीं। जरमन की बात सुन ताया आगे बढ़े। जरमन को उम्मीद थी शायद कि वो अपने फैसले को बदल दी, मगर फिर वो हवा जो किसी ने भी सोचा ना था। ताया का हाथ उठा और जरमन के चेहरे पर निशान छोड़ गया। जरमन हैरान किन नज़रों से अपने इस ताया को देख रही थी जिसे हमेशा उसने अपने बाप का दर्जा दिया था। इसे उम्मीद ना थी ताया सच बात पर इस पर हाथ उठाएंगे। ताई या जमल तो फिर भी उसे थप्पड़ मारते देते थे, मगर उसे अपने इस ताया से उम्मीद ना थी। आज जो एक छोटी सी उम्मीद की रंग थी वो भी टूट गई।
उम्मीद के साथ ही जरमन के दिल में भी क्षण से कुछ टूट गया। तुम्हारा निकाह होगा तो मतलब होगा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है इस निकाह को। ये सब अपनी बेहुदा हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम अमानत थी किसी की। अब की बार ताया ऊंची आवाज में धड़ाए। एक क़यामत ही तो आ रही थी जरमन की जिंदगी में। जरमन साकत निगाहों से ताया की तरफ देख रही थी। इसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। अब वो खाली खाली निगाहों से ताया को तक रही थी। ताया फैसला सुनाते लाउंज से जा चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब निकलते गए और जरमन जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं रह गई। रमीज़ खान इसकी ज़िंदगी में जहर अनडील कर अपने कमरे में जा चुका था। पचा जरीन लाउंज के फर्श पर गिर गई और फूट फूट कर रो दी। अगर आज राहिम यहाँ होता तो इस रमीज़ खान की हिम्मत न होती राहिम की बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की। सारा दिख उसी बात का ही तो था कि राहिम इसकी ज़िंदगी में कहीं था ही नहीं। माजी में ही अली नवाज़ खान ने अपनी बेटी जरमन का निकाह अपने भाई के बेटे राहिम से कर दिया था। इन्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थीं। इन्हें यही बेहतर लगा कि अपनी बेटी का निकाह कर दी सालों पहले, जब जर्मन के दूसरे नंबर वाले ताया शावीज़ खान ने अपने तबादले की बात अपने बाप को बताई और ये कहा कि वो जर्मन और राहिम के साथ इस हवेली से हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो ये सुनकर उनके बाप को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि राहिम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि राहिम इस गांव का अगला सरदार बने। ये अली नवाज़ और इनकी बीवी की मौत के बाद की बात है, लेकिन अपने बाप की ये बात शावीज़ खान को पसंद नहीं थी, इसलिए वो ज़बरदस्ती अपने बेटे को साथ ले गए। लेकिन राहिम जाने से पहले जर्मन से ये वादा करके गया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस हवेली से वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। ना जाने वो कहाँ चला गया था। सालों गुजर गए, वो कभी वापस नहीं आया। रात गहरी हो गई थी। वो अपने हिंसू पहुंचती अपने कमरे में आई और फिर अपने बेड का गदा उठाया और वहां पर एक तयशुदा कागज़ पड़ा था, उसे निकाला, आंखों के सामने किया तो वो इस्लामाबाद के किसी घर का पता था। वो नहीं जानती कि आज और अब तक इस घर में कोई रहता होगा या नहीं, लेकिन उसे याद था जाने से पहले राहिम ने इसके हाथ में ये थमाया था, अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो इस पते पर ख़त लिख देना। वैसे अब तो ख़त लिखने के ज़माने नहीं थे, मगर इसके पास अपने शौहर से राब्ता करने के लिए कोई दूसरा ज़रिया नहीं था। वो फ़ौरा एक कागज़ कलम लेकर बेड पर बैठी और अब वो इस कागज़ पर चंद सतूर लिख रही थी। सलाम, हाल अहवाल पूछने का वक्त नहीं, मैं वही हूँ जिसे एक वक्त में आप ज़री कहा करते थे। आप तो कहते थे आप मुझे एक लम्हे के लिए भी इस दुनिया के सहारे नहीं छोड़ेंगे, तो कहाँ गए वो सारे कस्में और वादे। आप तो शायद ये भी भूल गए कि एक नस्वानी वजूद आपके निकाह में मौजूद है, या शायद आप दुनिया की रंगीनियों में इतने खो गए कि अपनी बचपन की मनकूहा को भूल चुके। खैर, मैंने एक अहम खबर देने के लिए इस ख़त को लिखने का कदम उठाया है। मैं जानती हूँ किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। 3 दिन बाद मेरा ज़बरदस्ती ताया अपने बड़े बेटे से निकाह करवा रहे हैं। ये निकाह नहीं करना चाहती और कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आपके निकाह में हूँ। वैसे भी मैं इस दुनिया में आपके अलावा कभी किसी मर्द का तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर कोई गैरत होगी, उम्मीद है आप मेरा निकाह रुकवा देंगे। वैसे क्या ही वक्त आ गया है। मैं जो बचपन में आप पर हुक्म चलाया करती थी और आज आपसे रिक्वेस्ट करने के भी काबिल नहीं रही। खुदा हाफिज, आपकी ज़री। ये ख़त लिखते हुए कितने ही आंसू थे जो इसकी आंखों से निकलते बेमोल हुए और इस कागज़ के पन्ने में जज्ब हुए। इस ख़त को फ़ौरा एक कौर में डालकर वो हवेली से बाहर निकली। हवेली का लॉन सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो गेट तक आई, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जर्मन ने बड़ी सी काली चादर ओढ़ रखी थी। चाचा, इसने वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी को इशारा किया। वो काफ़ी मेहरबान थे और जर्मन के बाप के वफादार थे। जी बेटा, बोली। वो हैरान थे रात के इस खास जर्मन को उस वक्त हवेली से बाहर नहीं होना चाहिए था।
मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दें। अगर आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा होगा तो सिर्फ एक एहसान कर दें, ये ख़त अभी और उसी वक्त पोस्ट कर दें। इसने वो ख़त उनकी तरफ बढ़ाया। फ़िक्र मत करें बेटा, मैं अभी कर आता हूँ। वो जानते थे इस हवेली में जरमन के साथ कैसा सलूक होता है। वो फ़ौरा हवेली से बाहर के जानिब चले गए और जरमन दिल पर पत्थर रखकर अंदर चली गई। वो नहीं जानती थी वो सितमगिर आएगा या नहीं, वो ये भी नहीं जानती थी कि वो सालों बाद कैसा दिखता होगा, लेकिन उसने हमेशा इससे ही मोहब्बत की थी। वो इसका महरम था, वो इसका मुहाफिज था, और आज उसे साबित करना ही होगा कि इसके लिए जरमन कोई हैसियत रखती है या नहीं। ये 3 दिन उसे सूली पर लटक कर गुजारने थे और वैसा ही हुआ। वो 3 दिन कमरे में बंद रही। इस बार ताई ने भी उसे इसके हाल पर छोड़ दिया, किसी काम का कोई हुक्म नहीं दिया। 3 दिन गुजर चुके थे। उसे उम्मीद थी वो ख़त इस तक पहुंच चुका होगा, क्या वो यहाँ आएगा, बस वो यही सोच रही थी। ये लाहौर के एक फेमस इंडस्ट्री का मंजर था, जिसके मीटिंग रूम में उस वक्त वो अपने सामने बैठे नौजवान से कोई पॉइंट डिस्कस कर रहा था। जब इसकी पीए का उसे फ़ोन आया, वो जानता था कोई ज़रूरी बात होगी जिसकी वजह से इसकी पीए इसे फ़ोन कर रही है। इसने मीटिंग वही रोकते हुए अपना मोबाइल उठाया और कान से लगाया। इसके कान से लगाने की देर थी कि दूसरी तरफ पीए ने शाइस्तगी से वजाहत की। सूरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर बात बहुत ज़रूरी है। वो जानती थी इसके दोस्त का रवैया कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। अटस होके कोई बात नहीं, बताओ क्या ज़रूरी बात है। इसे नरमी से बात करता देखकर इसकी पीए को हौसला हुआ। वो सर, असफ ने कहा था ना कि अगर आपके आबाई घर के एड्रेस पर कोई भी खबर आए तो मैं आपको फ़ौरा बताऊं। सर, इस एड्रेस पर एक लीटर आया है। और वो जो बेनियाज बैठा इसकी बात सुन रहा था एकदम चौंक कर होश में आया। किया, कैसा ख़त? एक काम करो, मुझे इस ख़त की फ़ौरा फ़ोटो लेकर सेंड करो। वो भी चन हुआ था। ओके सर, मैं अभी सेंड करती हूँ। पीए ने जवाब देते फ़ोन रखा और 2 मिनट बाद उसके मोबाइल पर ख़त की तस्वीर आ चुकी थी। सलाम, हाल अहवाल पूछने का वक्त नहीं, मैं वही हूँ जिसे एक वक्त में आप ज़री कहा करते थे। आप तो कहते थे आप मुझे एक लम्हे के लिए भी इस दुनिया के सहारे नहीं छोड़ेंगे, तो कहाँ गए वो सारे कस्में और वादे? आप तो शायद ये भी भूल गए कि एक निस्वानी वजूद आपके निकाह में मौजूद है, या शायद आप दुनिया की रंगीनियों में इतने खो गए कि अपनी बचपन की मनकूहा को भूल चुके। खैर, मैंने एक अहम खबर देने के लिए इस ख़त को लिखने का कदम उठाया है। मैं जानती हूँ किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। 3 दिन बाद मेरा ज़बरदस्ती ताया अपने बड़े बेटे से निकाह करवा रहे हैं। ये निकाह नहीं करना चाहती और कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आपके निकाह में हूँ। वैसे भी मैं इस दुनिया में आपके अलावा कभी किसी मर्द का तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर कोई गैरत होगी, उम्मीद है आप मेरा निकाह रुकवा देंगे। वैसे किया ही वक्त आ गया है। मैं जो बचपन में आप पर हुक्म चलाया करती थी और आज आपसे रिक्वेस्ट करने के भी काबिल नहीं रही। खुदा हाफिज, आपकी ज़री। जैसे जैसे वो ख़त पढ़ रहा था वैसे वैसे इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो रहे थे और ख़त के आखिर तक तो इसका चेहरा सारा सुर्ख हो गया, आँखों में भी सुर्खी छा गई। वो 1 मिनट से पहले इस मीटिंग रूम से बाहर की तरफ भागा था। 3 दिन गुजर चुके थे और जरमन अभी तक इंतज़ार की सूली पर लटकी थी। उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी वो ज़रूर आएगा, ना जाने कैसा एहसास था, या फिर शायद अंधा यकीन था कि इसकी खातिर ज़रूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। राहिम खान तो नहीं आया, लेकिन इसके निकाह का वक्त आ गया। वो निकाह जो हकीकत में एक गुनाह था। एक औरत कभी भी एक मर्द के निकाह में रहते हुए किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ताई ने उसे ज़बरदस्ती एक कामदार सूट पहनने के लिए मजबूर किया और अब ना जाने वो बेवटीशन के सर पर खड़ी होकर उसे कौन कौन सी हिदायत दे रही थीं। और जरमन सुनहोते जहन के साथ खाली खाली निगाहें लिए साकत बैठी थी। कितना एतबार था कि वो शख्स आएगा, लेकिन वो नहीं आया। इसका सादा सा मेकअप किए उसे अब लाउंज में लेकर जा रहे थे और वो जिंदा लाश की तरह बस चलती जा रही थी, जैसे आज जिंदगी की रंग ही ख़त्म हो गई। वो नहीं जानती उसे कब लाउंज में बिठा दिया गया, कौन कौन से मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, वो कुछ भी नहीं जानती थी। बस उसे इतना पता था कि वो राहिम शावीज़ खान की बीवी
है, इससे ज़्यादा इसके दिमाग में कोई बात भी प्रोसेस नहीं हो रही थी। पूरे 12 साल बाद वो इस गांव में दाखिल हुआ था। इसकी गाड़ी बहुत तेज़ी से गांव की हदूद में दाखिल होती सीधी खान हवेली की तरफ रवाना थी। उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स थे। यकीना वो गार्ड्स उस वक्त अपने बिजनेस पार्टनर के लाया था। इसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। कैसे कोई दूसरा इसकी बीवी को अपना बनाने के बारे में सोच सकता है। खून खोल रहा था, दिल जल रहा था। इसकी गाड़ी बहुत तेज़ी से खान हवेली के गेट को क्रॉस करती अंदर पोर्च में आकर रुकी। वो एक ही झटके में गाड़ी से उतरा था और फिर वो फौरा बना किसी को देखे अंदर की तरफ बढ़ा था। इसकी चाल में आज वाज़ेह गुस्सा था। इसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि कोई देखता तो कांप कर रह जाता। वो जो साकत निगाहों से लाउंज के दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद वो अभी आ जाए। अचानक ताई ने आगे बढ़ते इसका घूंघट चेहरे के गर्द कर दिया। सारे मंजर धुंधले हो गए। अब वो लाउंज को देख भी नहीं सकती थी। वो नहीं आया। वो दरवाजे तकती रह गई, लेकिन वो नहीं आया। वो बेबसी से उसे अपना सर झुका गई। उस वक्त जिस वक्त जरमैन ने अपना सर झुकाया, उसी वक्त वो लाउंज में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखा कर राहिम शावीज़ खान के जिस्म में शरारे फूट पड़े। क्या हो रहा है यहाँ? वो ऊंचे लहजे में चलाया। उसकी आवाज़ से हर फर्द दहल उठा, यहाँ तक के जरमैन ने बेहद हैरत और बेयकीनी से चेहरा उठाए आवाज़ की सिमत देखा, लेकिन सामने जो आंखों पर मौजूद घूंघट था इससे वो वाज़ेह देख नहीं सकी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की? सोच भी कैसे लिया कि उसका निकाह पर निकाह करवा कर इतना बड़ा गुनाह करेंगे और मैं ये होने दूंगा। वो अपनी पूरी ताकत से चलाया था। इसकी आवाज़ हवेली के लाउंज में इस तरह गूंजी जैसे लाउंज की दीवारें भी कांप कर रह गई हूँ। और जरमैन की आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहने लगे। वो 1 मिनट से पहले इस जगह से उठी। इस सोफे के दूसरी तरफ रमीज़ खान बैठा था और वो इससे कुछ फासले पर ही बैठी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये ताया की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ सुनकर राहिम के चेहरे पर इस्तिज़ाहिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह, तो आप मुझे पहचान ही नहीं रहे? कोई बात नहीं, मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं राहिम शावीज़ खान, इस हवेली का पोता, और जिस लड़की का आप निकाह करवा रहे हैं वो मेरी बीवी है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अपने बेटे के पहलू में ज़बरदस्ती बिठाने की? वो चलाया था और इसका चलाना ताया और ताई के आसाबों पर बम की तरह फटा था। वो एक झटके से अपना चेहरा इस घूंघट से आज़ाद करवा चुकी थी जिसके ऊपर रमीज़ की दुल्हन लिखा हुआ था। उसने धुंधली होती बसीरत के साथ उस शख्स को देखना चाहा। खूबसूरती की मिसाल इसकी कानच जैसी सब्ज़ों की उस वक्त सुर्ख हो रही थीं। जरमैन का दिल चाहा भाग कर जाए और इसके सीने में छप जाए, लेकिन वो इतना इख्तियार नहीं रखती थी क्योंकि दरमियान में 12 सालों का फासला आ चुका था। वो बस एक साइड खड़ी चेहरा झुकाए आंसू बहा रही थी। वो एक ही झटके में इस तक पहुंचा। इसके पीछे ही इसके गार्ड्स थे। इन सब को अटकाओ और पुलिस के हवाले करो। इन लोगों ने हिम्मत कैसे की मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की? ये मेरी बीवी पर जुल्म आओ सितम करते रहे ही। इनको क्या लगा था मैं बेखबर रहूंगा? वो चलाया था और इस चलाने के दौरान ही उसने जरमैन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और 1 मिनट भी वह नहीं रुका और फौरा हवेली से बाहर की तरफ बढ़ा। और पीछे वो सारे गार्ड्स रमीज़ और ताया को पकड़कर अब पुलिस की वैन में बिठा रहे थे। वो पुलिस को भी साथ लाया था। ताया और ताई गिड़गिड़ा रहे थे और जमल ने तो हैरत से इस अमीर और हैंडसम शख्स को देखा। ताई चीख कर उसे रोक रही थी, लेकिन वो बहरा हो चुका था और जरमैन हैरत से अपना हाथ इसके मजबूत और तवाना हाथ में देख रही थी। वो उसे अपनी गाड़ी तक लाया, फ्रंट सीट खोलकर उसे बिठाया। इसकी फराक जो गाड़ी से बाहर लटक रही थी इसे उठाकर गाड़ी के अंदर ठीक से रखा और फिर दरवाज़ा बंद किए वो ड्राइविंग सीट तक आया। इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवेली की रविश को अबूर करती बाहर निकली और 2 मिनट बाद गाड़ी गांव की हदूद से बाहर निकल चुकी थी। जरमैन की हिम्मत ना हो सकी वो उस शख्स को दोबारा देखती। इसका हुस्न ऐसा था कि इसकी अनखें चंदी चुकी थीं। वो अपना चेहरा झुकाए बस अपनी हथेलियों को देख रही थी। उसने एक बार भी किसी कस्म की कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की। बस वो जहन लेकर जा रहा था, वो जा रही थी। आखिरी लम्हात में वो आ चुका था, वरना किसी भी वक्त इसका निकाह रमीज़ से कर दिया जाता। उसे तो ये समझ नहीं आ रही थी इसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए।
जब सर झुकाए वो थक गई तो अपना चेहरा उठाया और सर सीट की पुश्त से टकाए वो बाहर गुजरते मनाजिर देख रही थी और वो जब्त करते कोशिश कर रहा था कि अपनी ड्राइविंग की स्पीड स्लो रखे, मगर गुस्सा ऐसा था कि इसकी स्पीड बार बार तेज़ हो रही थी। पूरे 2 घंटे बाद ये गाड़ी वापस लाहौर के इस वीआईपी होटल में दाखिल हो चुकी थी। वो गाड़ी पार्किंग में पार्क किए गाड़ी से बाहर निकला, घूमकर दूसरी तरफ आया, दरवाज़ा खोला तो वो चेहरा बाएं जानिब झुकाए, तकरीबा चेहरा दोपट्टे के पल्लू में छुपाए शायद सो चुकी थी। राहिम ने दोपट्टा इसके चेहरे से हटाकर देखा तो वो वाकई सो गई थी। उसने पूरे 2 घंटे बाद अब इसकी शक्ल देखी थी, और बेशक वो आज बचपन से 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका खूबसूरत सफ़ेद दूधिया चेहरा देखकर तो राहिम के दिल ने एक बीटमस की आंखों के सामने बहुत सारे मनाजिर उभरे, इसकी ग्रीन कानच जैसी आंखें उस वक्त बेबसी की आखिरी हदूद पर थीं। कुछ पल इसके चेहरे को देखता रहा, फिर होश में आया, आगे बढ़ा और आहिस्ता से इसके नाजुक मोमी वजूद को अपनी बाहों में भरकर वो गाड़ी से बाहर निकला, फिर होटल में दाखिल हुआ। सीधा लिफ्ट से होता हुआ अपने मतलूबा कमरे में आया। दरवाज़ा खोले दाखिल होते दरवाज़ा लॉक किया। वो इतनी नाजुक और वज़न में बहुत हल्की थी, ऐसा लगता था जैसे इस वजूद का कोई वज़न ही नहीं है। वो बिल्कुल मोमी कानच की गुड़िया थी। वीआईपी कमरा था। कमरे की खूबसूरती होटल का मुंह बोलता सबूत थी। आगे बढ़ते उसे वसी अरीज बेड पर लटाया। वो शायद काफ़ी गहरी नींद में थी, इसलिए उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई। एक नज़र उसके चेहरे को देखा। इसके चेहरे पर मेकअप सिर्फ नाम का किया गया था, बहुत हल्का गहरे महरून रंग का कामदार फराक पहनने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ना जाने क्यों राहिम को ये लिबास उस वक्त आ गया की तरह चुभ रहा था। वो खुद पर जब्त करता उठा और बलीकट पकड़कर इसको कौर किए वो कमरे से मुल्हका बालकनी में आया, जिसमें तकलीफ ही तकलीफ उठ रही थी। वो तो उसे हवेली छोड़कर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। बाप ने अपनी कसम देकर मना कर दिया था। उसके बाप का ख्याल था कि राहिम के दादा उसे अपनी उन सरदारी की सियासत में घसीटना चाहते हैं, और उसका बाप ये हरगिज़ नहीं चाहता था इस वजह से राहिम को वहाँ से दूर ले आए। इसका मतलब ये नहीं था कि राहिम जर्मन को भूल चुका था। वो सालों से उसे याद थी, लेकिन कुछ साल पहले ही इसके वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, जो कि असल में एक कत्ल था, और राहिम चाहता था पहले अपने वालिदैन के तमाम कातिलों को ढूंढकर इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। इसके बाद वो वापस हवेली जाएगा और ज़मीन को अपने पास ले आएगा। वो उस वक्त इस्लामाबाद के बहुत बड़े होटल का मालिक था, क्योंकि इसका बाप एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए इसके बाप को जानबूझकर मारा गया था। इसके बाप ने काफ़ी सारे बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के कुछ सबूत इकट्ठे किए थे, और इन सबूत को मिटाने के लिए ही इसके बाप को ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ उसके बाप को ही नहीं, उसकी मां को भी, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ थे। राहिम ने उसी दिन सोच लिया था अपने वालिदैन की मौत का बदला ज़रूर लेगा। वो अपने वालिदैन की मौत का बदला लेने के चक्कर में इतना जुनूनी हो चुका था कि ये भी भूल गया कि इसकी एक बीवी भी है। इसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, तकलीफ हो रही थी। वो कैसे जर्मन से इतना बेखबर रहा। वो एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। अचानक इसके कानों में खांसने की आवाज़ पड़ी। वो जैसे होश में आया, उसने एक झटके से पीछे देखा तो बालकनी का दरवाज़ा हल्का सा खिला था, जिससे सिगरेट का धुआं अंदर कमरे में जा रहा था। ये देखकर राहिम के होश उड़े। वो फौरा अंदर भागा था। वो बेड पर नीम दराज खानस खानस का दोहरी हो गई थी। सारा कमरा धुएं से भर चुका था। राहिम को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी सोचों के दौरान कितनी सारी सिगरेट पी चुका है। इसे सांस लेने में घटन हो रही थी। वो तकलीफ से दोहरी हो रही थी, और राहिम को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हो रहा था। वो कैसे भूल गया कि जरी को तो सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी, और उसी धुआं की वजह से वो सोते हुए भी बेचैन हुई और इसकी नींद खराब हुई। ये धुआं इसके लंग्स के लिए जहर था। उसने फौरा बालकनी की ग्रिल खोल दी, इसके साथ विंडो भी खोल दी, ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए, और वापस वो बेड की तरफ पलटा। इस का चेहरा हद से ज्यादा सफ़ेद हो गया था, जरी जरी किया हवा है। इसका गाल थपथपाया, लेकिन वो होश में कहाँ थी। इसका जिस्म जो हल्का सा जुम्बिश कर रहा था, वो भी साकत हो गया। ये देख राहिम को अपना सांस रुकता हवा महसूस हुआ। उसने जर्मन को दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ा।
जरी आँखें खोलो जरी। अगर 2 मिनट से पहले वो लड़की अपनी आँखें ना खोलती तो शायद राहिम खान सारे का सारा ढह जाता। कमरे का सारा धुआं अब बाहर निकल चुका था, इसलिए उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। इसने अपनी पलकों को हिलाने की कोशिश की मगर काफ़ी बूझ था। बहुत मुश्किलों के बाद वो होश में आने लगी। उसे होश में आता देखकर राहिम ने सुकून की सांस ली। और खुदा तेरा शक्र है। इसने अपनी आँखें खोली तो नज़र सीधा सफ़ेद छत से होती इसके चेहरे तक गई, जो आँखों में गहरम फिक्र समोए इसके चेहरे पर झुका उसे देख रहा था। जर्मन कितने ही पल खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही, फिर जैसे होश में आई और राहिम ने आहिस्ता से इसे उठाकर बिठाया। तुम ठीक तो हो? परेशानी से सवाल पूछा। जर्मन के हवास आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे। उसने बेहद हैरत और बेयकीनी से राहिम को देखा। आप सिगरेट पीते हैं? ये वो पहला सवाल था जो इसने 12 साल बाद राहिम से किया और राहिम को लगा किसी ने इसका कलीजा मुट्ठी में दबोच लिया हो। उसने फौरन नफीमी सर हिलाया। खुदा की कसम आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। वो कैसे भूल गया कि ये तो जहर था। उसकी बीवी के लिए ये बिल्कुल मौत थी। जर्मन को लगा जैसे वो रो रहा है क्योंकि इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। ये देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। वो फौरा राहिम से दूर हो गई। राहिम ने इसका ये गुरेज करना नोट किया। दिल को धचका सा लगा। जरी इसने तड़प कर पुकारा और वो सालों बाद इसकी इस पुकार पर तड़पी थी आंखों से आंसू झरनों की सूरत जारी थे। कितने साल मैंने आपका इंतज़ार किया, आप क्यों नहीं आए? वो इससे सवाल पूछ रही थी। राहिम की आंखों में जख्मी कानच की करचीं चुभ गईं। वो कहाँ उसे रोते हुए बर्दाश्त कर सकता था। आज के बाद तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उसके लहजे में कितनी तड़प थी वो जर्मन साफ महसूस कर सकती थी। वो बस अपने हिंसों काबू करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना बोल सकी। राहिम ने खुद पर काबू पाया, फिर अपना एक हाथ फैलाया। इधर आओ मेरे पास। इसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी और जर्मन सालों बाद इस लहजे से मुतारफ़ हुई थी। वो बचपन में भी ऐसे ही किया करता था। जब भी जर्मन इससे नाराज़ होती थी तो वो उसे ऐसे ही मनाया करता था। वो फौरा आगे बढ़ी और उसके बाजू में समाई। उसने फौरा जर्मन को अपने सीने से लगा लिया। आज पकड़ बहुत मजबूत थी। शायद वो 12 सालों बाद दोबारा सीने से आ लगी थी, इसलिए पकड़ काफ़ी सख्त थी। अगर 12 सालों से तुम बेसुकून थी तो सुकून मुझे भी नहीं था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिमाग और दिल से नहीं निकाल पाया। मैं बस कुछ मसले हल करके तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन वो मसले हल करते करते शायद मैं ये बात भूल गया कि मुझे तुम्हारे पास आना है। वो इससे सारी गलतियों का इतिराफ़ कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो हर एक गलती के लिए। आज वादा करता हूँ तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम मेरे लिए ख़ास हो। तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने माँ बाप वापस मिल गए हूँ, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना था। जरी तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम वो वाहिद औरत हो जो राहिम शाबीज़ खान के दिल में बसती हो। आई एम उन लोवद वो भीगे लहजे में मोहब्बत का इजहार कर रहा था और जर्मन को लगा जैसे इसके सालों के जख्म भर रहे हैं। इसके सीने से लगी इस बार फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने अंदर मौजूद सारा गुबार बाहर निकाल देना चाहती थी। कमरे में इसकी हिचकियां गूंज रही थीं। फिर वो बहते आंसुओं के दरमियान सारी बातें बता रही थी कि इसके साथ हवेली में कैसा कैसा सलूक होता रहा। इन सब का तो मैं वो हाल करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। राहिम की आंखों में तो आग लगी हुई थी। उसे इतने गुस्से में देखकर जर्मन ने फौरन नफीमी सर हिलाया। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो हमारे ताया हैं, इन्होंने जो किया उनका ज़र्फ था, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करें गे। इन्हीं सिर्फ दौलत से सरविकार है। इन्हीं सिर्फ वो हवेली चाहिए, वो हवेली जो बाबा ने मेरे नाम की थी, लेकिन मैं उसे बेच नहीं सकती क्योंकि इसके लिए आपके दस्तखत ज़रूरी हैं। आप मेरे शौहर हैं, आप वो उनको दे दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो अपने आंसू पोंछती उस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। ये सारी बातें उसे हवेली की एक मुलाजिमा ने बताई थी। शायद उसने शाजिया बेगम और शाह मीर खान को बातें करते सुन लिया था। राहिम लंबी सांस भरता बस दोबारा अपने सीने में बंध चुका था। और तुम चाहती हो तो छोड़ दूंगा, तुम्हारी खातिर कुछ भी करूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगी, हुक्म चलाओगी। और वो
किया लिखा था खत में कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती, ऐसी बात क्यों लिखी थी। राहिम किसी बच्चे की तरह सवाल पूछ रहा था और जरमन के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मुझे क्या पता था आप मेरे हैं या नहीं, इसने इतनी तकलीफ से कहा कि राहिम के दिल को बेसाख्ता कुछ हुआ। शश, खबरदार, अगर आइंदा ऐसी बात कही, मैं सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। सुबह चलेंगे हम अपने घर। इस्लामाबाद में मेरा बहुत खूबसूरत घर है, इनफैक्ट वो हमारा घर है। राहिम हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, इसलिए मुस्कुरा कर गोया हुआ। इसकी बात सुनती जरमन को भी तजस्सुस हुआ। किया सच में हमारा घर? उसने हैरत से पूछा। राहिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल हमारा घर, और तुम होगी इसकी मालिकन। वो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बंगला है, और तो और हमारा बहुत खूबसूरत होटल भी है। मैं तुम्हें सारा होटल दिखाऊंगा। राहिम ने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहा कि जरमन बेसाख्ता मुस्कुराई थी। इसे मुस्कुराते देखा कर जैसे राहिम के सीने में ठंडक उतर गई। वो बेखुद होता आगे बढ़ा और इसके माथे पर लब रखे जरमन की मुस्कुराहट अचानक हैरानी में बदली। वो साकत रह गई। इसके लमस से जिस्म में सपारक होता महसूस हुआ। वो दोबारा उसके करीब हुआ और मोहब्बत से उसे साथ लगाए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। जरमन भी पुरसुकून होती इसके सीने पर सर रखे ही सो गई। इसके सोने के बाद राहिम ने उसे सीधा किए बेड पर लटाया, इस पर कंबल ठीक किया, फिर दोबारा इसके माथे पर लब रखे। जिस्म और रूह में सुकून उतर गया था। वो तो हमेशा से इसकी थी और दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग तो बचपन से ही थी, बस दरमियान में 12 साल एक लंबा फासला बनकर आ गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग में कोई डफर आ गया हो। राहिम ने अपना मोबाइल पकड़ा और अब वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करके ताया और इनके बेटे को आज़ाद करवा रहा था। इसकी बीवी ने जो कहा है वैसा ही होगा। इसके लिए वो इतनी खास थी कि इसके लिए कुछ भी कर सकता था। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। जब वो सोकर उठी तो राहिम कमरे में नहीं था। वो फरश होती वाशरूम से बाहर निकली तो राहिम कमरे में दाखिल हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ, चलो, ये कुछ ड्रेसेस हैं, जो अच्छा लगे वो पहन लो, फिर हम इस्लामाबाद जाकर तुम्हारे लिए बाकायदा शॉपिंग करेंगे। राहिम ने मुस्कुराते दोबारा उसे अपने साथ लगाए सारी बात बताई। जरमन को लगा जैसे इसकी ज़िंदगी की बहारें लौट आई हैं। उसने अपनी ज़िंदगी के 12 साल सब्र किए गुजारा थे, खुदा ने उसे इसके सब्र का फल बहुत खूबसूरत दे दिया था। जरमन ने वो बैग पकड़ा और इसमें से सारे ड्रेसेस देखने लगी, फिर एक खूबसूरत लाइट पर्पल कलर की फ़राक पकड़कर वाशरूम में चली गई और 2 मिनट बाद ही वो ड्रेस चेंज किए बाहर निकल चुकी थी। इस फराक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहिम ने अपनी जेब से अपना वॉल्ट निकाला और बेसाख्ता इसके सर से कितने ही नोट वारा इसका सदका दिया। इसकी हरकत जरमन की आंखों में आंसू ले आई। इसकी आंखों में आंसू देखकर राहिम ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। बस आज के बाद तुम्हारा ये रोना बंद, में आज के बाद तुम्हें कभी भी रोता ना देखूं जरी। वो नरमी से टोकते हुए अपना सारा सामान समेट रहा था। फिर कुछ ही देर बाद वो दोनों इस्लामाबाद के लिए निकल गए। केवनक जर्मन का पासपोर्ट नहीं था, इसलिए वो बाय एयर नहीं जा सकते थे। सो राहिम ने बाय रोड जाना ही मुनासिब समझा। कितने ही घंटों का सफ़र तय किए वो लोग इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। वो सबसे पहले जर्मन को घर लेकर आया। वो डिफेंस में बना बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा घर था, 3 मंजिल इमारत, वो हवेली से भी ज़्यादा बड़ा महल था। वहाँ काम करने वाले ढेरों मुलाजिम थे। राहिम ने इसका हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर निकला। इसके वेलकम के लिए ही कितने मुलाजिमीन खड़े थे। वेलकम मीम, सारी फीमेल स्टाफ ने उसे वेलकम किया और इतना प्रोटोकॉल देखकर जर्मन की आंखें हैरत की ज़ियादती से गिंग रह गई। राहिम इसका हाथ पकड़े अंदर लेकर जा रहा था। इसके पीछे ही सारे मुलाजिमीन थे। आप खाना लगवाएं, हम फरश होकर आते हैं, उसने एक मुलाजिमा को मुखातिब किया। फिर जर्मन का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो बहुत खूबसूरत बंगला था, सारा गोल्डन और ब्लैक कलर के इम्तिजाज के साथ सजाया गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ, इसके पीछे जर्मन भी दाखिल हुई और इतना शाहाना
बेडरूम देख जरीन की तो आंखें चमकी थीं। उसने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। उसने कमरे की सीटिंग बहुत खूबसूरती से तरतीब दी थी। वो दरवाज़ा बंद किए पलटा तो देखा जरमन हैरत से सारा कमरा देख रही थी। इसके पास आया, उसे अपने हिसार में लिया। उसके लमस से वो होश में आई। ऐसे किया देख रही हो? राहिम ने मोहब्बत से सरगोशी की। देख रही हूँ, मेरी किस्मत कितनी खूबसूरत है। वो वापस पलटी तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारा शौहर भी बहुत खूबसूरत है अगर कभी गौर करो तो। राहिम ने शरारती अंदाज में कहते इसे छेड़ा। वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। सारे कमरे में इसकी हंसी गूंज रही थी। राहिम आगे बढ़ा और दोबारा उसे अपने सीने में भंचा। तुम जानती हो तुम मेरा सुकून हो। इसने मोहब्बत से सरगोशी की और जरमन को आज मुतबिर होने का मान मिल गया। उसने हमेशा अपने महरम से मोहब्बत की थी और खुदा ने फिर इसकी किस्मत में बहुत अच्छा शख्स लिख दिया था। आप भी मेरा सुकून हैं। उसने भी आहिस्ता से सरगोशी की। इस बार राहिम को हैरत और खुशी का शदीद झटका लगा। फिर वो दिलखुशी से मुस्कुराया और इसके माथे पर लब रखे। अगर अपनी हुदूद में रहकर खुदा से खुद के लिए अच्छी किस्मत मांगी जाए तो फिर खुदा भी इंसान को वहाँ से नवाजता है जहाँ से इंसान ने सोचा ना हो। ख़त्म शद।